हेलो दोस्तों, आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 10वां लेक्चर देखने जा रहे हैं और हाइपर कंजुगेशन जैसे अच्छे कंसेप्ट का सेकंड लेक्चर को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो भाइयों, पहले आपको पहले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसको रिवाइंड कर दूं, जिसकी वजह से आपको दिक्कत ना आए हाइपर कंजुगेशन के सेकंड लेक्चर को पढ़ने में। हाइपर कंजुगेशन के पहले लेक्चर में हमने देख लिया था कि हमें हाइपर कंजुगेशन की नीड क्यों पड़ी, हाइपर कंजुगेशन की नीड क्यों पड़ी। फिर हमने देखा था कि हाइपर कंजुगेशन की कंडीशंस क्या थी, क्या क्या कंडीशन थी। कंडीशन वैसे यहाँ लिख रखी है वापस हमने कि हाइपर कंजुगेशन कंडीशन थी दे मस्ट बी 1 p ऑर्बिटल मिनिमम। तो इसको अभी थोड़ी देर में देखते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन की कंडीशंस देख ली थी। हाइपर कंजुगेशन किन किन फॉलोइंग कंपाउंड्स में हो सकते हैं, जैसे कार्बोकेटाइन में हो सकता है, कार्बोनाइन में हो सकता है, अल्कीन में हो सकता है, फ्री रेडिकल में हो सकता है। तो इन सभी के अंदर हमने हाइपर कंजुगेशन देखा था और हमने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया था पिछले लेक्चर में, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना सीख लिया था कि अगर कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन शो करना है क्या ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। ये सब चीज़ देख ली थी कि ये कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन शो करेगा या नहीं करेगा। इतना हमने काम कर चुके थे। आज के लेक्चर में थोड़ा इन डेप्थ चलेंगे। हमने वैसे सभी कंपाउंड में हाइपर कंजुगेशन का सिचुएशन देख ली थी कि होगा या नहीं होगा, और आज ही हम एक एक करके सभी कंपाउंड्स में, फॉलोइंग कंपाउंड्स में, जैसे कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल, अल्कीन के अंदर इन डेप्थ इन हाइपर कंजुगेशन को स्टडी करेंगे, जिसकी वजह से हमारे आईआईटी एग्जाम, बड़े एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमें बड़े ही आसानी से क्वेश्चन को हम डील कर पाए, कि हमारे क्वेश्चन भी आराम से हो और हमारे कंसेप्ट भी आराम से क्लियर हो सके। ठीक है भाइयों, तो आज हम हाइपर कंजुगेशन का सेकंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं। और एक चीज़ बताना भूल गया था पहले लेक्चर में, हाइपर कंजुगेशन को दूसरे नाम से नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नो बॉन्ड रेजोनेंस। और एक और नाम होता है जिसका नाम है सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, ये आपको समझाया जाएगा क्यों नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा जाता है, क्यों सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन कहा जाता है। बिल्कुल सब कुछ क्लियर होगा भाइयों, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आज हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखने वाले हैं सभी कंपाउंड में इन डेप्थ, एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। पहले आ जाओ कार्बोकेटाइन को पढ़ेंगे। तो उससे भी पहले हाइपर कंजुगेशन में हमने अल्फा हाइड्रोजन करना सीख लिया था। नहीं होगा तो यहाँ पे भी क्लियरिटी आ जाएगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आ जाओ कंडीशन, पहले आ जाओ हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन क्या है उसको देख लेते हैं। बात है, पहली कंडीशन क्या है? दे मस्ट बी 1 p ऑर्बिटल मिनिमम। मतलब किसी भी कंपाउंड में हाइपर कंजुगेशन तभी हो सकता है जब उसके पास एक p ऑर्बिटल होना ही होना चाहिए। 1 p ऑर्बिटल कम से कम एक होना ही चाहिए। दूसरी बात क्या है? अल्फा कार्बन मस्ट बी एडजेसेंट टू p ऑर्बिटल। अगर हमारे पास p ऑर्बिटल है तो p ऑर्बिटल के एडजेसेंट, बिल्कुल एडजेसेंट अल्फा कार्बन जरूर होना चाहिए। अगर हमारे पास थर्ड कंडीशन में चल रहे हैं, अगर हमारे पास अल्फा कार्बन भी है तो उस अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होने चाहिए, है ना भाइयों। तो ये तीन कंडीशन को याद रखेंगे जिससे हमें हाइपर कंजुगेशन करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अगर जिन भाइयों को मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा वो प्लीज जाके देखें, क्योंकि भाइयों उस लेक्चर से काफ़ी हेल्प मिलेगी इस लेक्चर को समझने में। अगर जो भाइयों को लगता है कि हाँ उस क्लियरिटी से बेस क्लियर है तो वो रुक सकते हैं, और अगर उनको नहीं समझ आता तो वो लेक्चर स्किप कर वापस पिछले लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि बेस वहीं से तैयार होगा, वरना भाइयों आप रह जाओगे पीछे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है भाई, तो चलते हैं हम अपने हाइपर कंजुगेशन के सेकंड लेक्चर पे, और हमने कंडीशंस देख ली है। अब आ जाओ क्या देखने वाले हैं, इन कार्बोकेटाइन में हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है। तो भाइयों देखो, हमें पता है कार्बोकेटाइन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। कार्बोकेटाइन क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन क्या करेगा? अपने पड़ोसी से हेल्प लेके अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। पर जैसा कि हमने पहले पढ़ा था रेजोनेंस में, तो अगर कार्बोकेटाइन का पड़ोसी लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज होता था, अगर कार्बोकेटाइन का पड़ोसी लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज होता था, तो वो कार्बोकेटाइन क्या चाहता था कि मेरा पड़ोसी मेरे को अपने लोन पे डोनेट कर अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता था। तो जैसे ये रेजोनेंस के थ्रू कार्बोकेटाइन का पड़ोसी, ये देखो कार्बोकेटाइन का पड़ोसी कौन है? लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज। तो ये अपने लोन पेयर डोनेट कर इसको स्टेबलाइज कर देता था। तो ये देखा था हमने। तो ऐसे ही अगर कार्बोकेटाइन का पड़ोसी अल्कीन होता था, तो अल्कीन में क्या होता है? अल्कीन अपने पाई रेजोनेंस कर अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर देता था।
ऐसे ही बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही हाइपर कंजुगेशन होगा। अगर कार्बोकैटायन का पड़ोसी अल्फा हाइड्रोजन हुआ, अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोकैटायन के बगल में जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे भाइयों। जिन भाइयों को नहीं पता वो ध्यान देंगे। कार्बोकैटायन के बगल का जो पड़ोस कार्बन होगा उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन लगे होंगे वो कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो भाइयों इस चीज का क्लियर करना, अल्फा कार्बन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, इस चीज को क्लियर हो गया तो आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। तो आ जाओ भाई देखते हैं कैसे हाइपर कंजुगेशन होगा कार्बोकैटायन का। आज हम बनाएंगे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बनाएंगे भाइयों, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो इन कंडीशन को ध्यान रखना, अल्फा कार्बन मस्ट बी एडजेसेंट टू पी ऑर्बिटल, अल्फा कार्बन होना चाहिए, और अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। तो आ जाओ भाई देखते हैं कार्बोकैटायन के अंदर हाइपर कंजुगेशन कैसे होती है। तो आ जाओ भाई, कार्बोकैटायन एक ठीक है भाई, कार्बोकैटायन है ही नहीं है, रुको एक मिनट, ठीक है। तो देखना भाई, दिस इज कार्बोकैटायन, और अभी मैंने क्या बताया, कार्बोकैटायन का पड़ोसी अगर अल्फा कार्बन हुआ, दिस इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन हुए, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन इन कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, पर यहां फर्क क्या है, वहां पे लोन पेयर डोनेट कर उनको स्टेबलाइज कर रहे थे, अल्कीन में रेजोनेंस के थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर उनको स्टेबलाइज कर रहे थे। पर यहां फर्क एक है, यहां पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाते हैं स्टेबलाइजेशन में, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाते हैं स्टेबलाइजेशन में। कैसे होते हैं वो अभी आपको करके दिखाता हूं। पहले एक चीज याद रखना, कितने अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास, मैंने काउंट करना सिखाया था। अल्फा कार्बन के बगल में अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन में जितने हाइड्रोजन होंगे वो सारे अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे नो 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो भाई 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो याद रखना जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इस चीज का याद रखना, 3 अल्फा हाइड्रोजन तो 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इस चीज का क्लियरिटी रखना जिससे हमें आसानी होगी। तो भाई मैंने क्या बोला, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे हाइपर कंजुगेशन में। तो आ जाओ भाई, तो ये पहला कार्बन हाइड्रोजन बोलता है भाई पहले तो मैं जाऊंगा स्टेबलाइज करने, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है, तो भाई दे के दिखाए, ये देखो भाई, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, इसने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दिए, तो हाइड्रोजन को कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और कार्बन की कमी दूर होगी और कार्बन क्या हो गया, स्टेबलाइज्ड हो गया। ऐसे ही कहते हैं भैया बारी बारी से ये तीनों ही हाइड्रोजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर एक दूसरे को कार्बोकैटायन को क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, पर बारी बारी से। इस बार इस कार्बन ने दे दिया, इस हाइड्रोजन ने दे दिया, तो इस बार क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन देना चाहेगा, ये वाला हाइड्रोजन देना चाहेगा भाइयों, कौन सा, ये वाला हाइड्रोजन। तो ये वाला हाइड्रोजन देगा तो ये वाले के बॉन्ड रहेंगे भाइयों, ये रहेंगे हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन दे दिए डबल बॉन्ड CH, आखिरी में क्या कहेगा भाई, मैं दूंगा भाई। तो भाई ये तीनों ही बारी बारी से एक दूसरे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करते हैं। कैसे करते हैं वो आपको देखना है। और इसने दिए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज CH। जिन भाइयों को नहीं आ रहा होगा अभी थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो, आपको बिल्कुल जहन में आ जाएगी ये बात। तो देखा हमने, एक स्ट्रक्चर बना फर्स्ट, एक स्ट्रक्चर सेकंड, एक स्ट्रक्चर थर्ड, क्लियर है भाई। तो मैंने क्या बताया था अभी आपको, 3 अल्फा हाइड्रोजन, हमने एक चीज नोटिस करी, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इतना याद रखना, 3 अल्फा हाइड्रोजन तो 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इज पॉसिबल। तो याद रखना, यही हमारी हाइपर कंजुगेशन देख ली हमने कार्बोकैटायन के अंदर। तो भाई ये क्लियर हुई, इसने कहा भाई मैं अपने इलेक्ट्रॉन बारी बारी से इन तीनों ने अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर कार्बोकैटायन को कर दिया स्टेबल। तो ये था हमारा हाइपर कंजुगेशन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, सो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर।
क्लियर हुई भाई? जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो भाइयों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। मोर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, मोर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, मोर विल बी स्टेबिलिटी। तो इस चीज का याद रखना भाई, बहुत काम आने वाली है एरोमेटिसिटी में। इस चीज को अभी अभी देखेंगे, स्टेबल कौन सबसे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो जितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अब भाई हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड कर रहे हैं? अल्फा हाइड्रोजन में। मतलब साफ सीधी बात ये बोल सकते हैं, मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी स्टेबिलिटी। मोर अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर स्टेबिलिटी। तो ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते भाइयों? जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। अभी मैंने क्या बोला? जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल की, कंपाउंड्स की। तो ठीक है, याद रखना मोर अल्फा हाइड्रोजन। तो ऑब्वियस सी बात है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एक चीज याद रखना, सिंपली काम ही खत्म। मोर अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी स्टेबिलिटी। तो इस चीज का याद रहना है। और बस एक चीज और बतानी थी, क्या है यहाँ पर? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो इसीलिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज किया जाएगा। अब बात आती है, हमने हाइपर कंजुगेशन का नाम ये क्यों रखा? नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो देखो भाइयों, जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, यह H पॉजिटिव बनकर यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बना, ऐसे यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बना, ऐसे यहाँ बॉन्ड बना, तो ये एक तरीके से बॉन्ड गायब है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? नो बॉन्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस हो रही है पर तीनों में, और इसीलिए नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्लियर है? एक तरीके से रेजोनेंस ही है, पर रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन काउंट ट्रांसफर होता था, पर यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन में क्या है? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, इसीलिए नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्लियर है? नो बॉन्ड रेजोनेंस। और क्या है आखिरी में? सिग्मा पाई कंजुगेशन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं, तो इसी वजह से इसका दूसरा नाम रखा गया सिग्मा पाई कंजुगेशन। क्लियर हो गया होगा? नो बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा पाई कंजुगेशन आपको बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। इतना चीज याद रखना कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। मोर अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। क्यों? जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो आ जाओ छोटे मोटे क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसकी वजह से हमें हेल्प मिलेगी। ठीक है भाई? तो आ जाओ। तो भाइयों यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखो, तो तीन स्ट्रक्चर बने, तीन स्ट्रक्चर। तो कार्बोकेटाइन के जो पॉजिटिव चार्ज है तीन स्ट्रक्चर में डिस्पर्स हुआ, तो जितना ज्यादा डिस्पर्जन ऑफ चार्ज होगा कार्बोकेटाइन का उतना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, साफ सीधी यही बोल सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, उतना ज्यादा डिस्पर्जन ऑफ चार्ज, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी कार्बोकेटाइन की। क्लियर है भाई? तो ऐसे ही बोल सकते हैं। ये दूसरी लैंग्वेज में है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, ठीक है भाई? क्वेश्चन है विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल। तो बताओ भाई, CH3CHH के ऊपर पॉजिटिव एक ये है, CH3CH3H के ऊपर पॉजिटिव एक आखिरी है, CH3CH3CH3 के ऊपर पॉजिटिव। A-B-C में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, जल्दी बताओ भाइयों। A, B और C में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? बताओ। A, B और C में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? जल्दी बताओ भाई, मैं करने जा रहा हूं। तो सबसे पहली बात, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, है ना भाइयों? और जितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर वो ज्यादा स्टेबल। क्लियर है? तो आज देखो भाइयों, यहां पे देख रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन क्या है। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं?
कार्बोकैटायन का पड़ोसी अल्फा कार्बन हो। यहाँ पे देखो अल्फा कार्बन क्या है, सिर्फ एक ही अल्फा कार्बन है। यहाँ पे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नो कार्बन, नो अल्फा कार्बन, नो अल्फा हाइड्रोजन, खत्म कहानी भाई। तो यहाँ पे एक अल्फा कार्बन है, एक अल्फा कार्बन है, और एक अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। और मैंने क्या बोला था, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो 3HC, HC मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो आ जाओ यहाँ पर, इस पे देखो 3 इधर 2 अल्फा कार्बन है, एक अल्फा कार्बन ये, और 3 दोनों पे ही 3 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है भाई। बनाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कंसेप्ट पर ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन करने बनाने के लिए कोई नहीं बोलेगा आपको। आ जाओ भाई, यहाँ पे 3 अल्फा कार्बन है, 3 अल्फा कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, मतलब 3 3 6 3 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन, हेंस नो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, नो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। अभी मैंने क्या बोला, जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ये देन ये देन ये। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सी देन बी देन ए। तो भाइयों एक चीज यहां पे देख सकते हैं, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन था, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन था, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन था। तो अभी हमने जब हम 11th 12th में थे तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन देखा था, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन देखा था। क्या होता था भाई स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, तो हमने रट रखा था 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, यस है नो। तो इस चीज का जवाब ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री क्यों हुआ, यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन ने ये सिद्ध किया कि ये देख सकते हो 3 डिग्री क्यों हुआ ज्यादा स्टेबल, क्योंकि इस पे 9 अल्फा हाइड्रोजन थे, 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, और उतने जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, इसलिए 3 डिग्री ज्यादा था देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो यही हाइपर कॉन्जुगेशन ने ये बताया कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। क्लियर है भाई। तो ऐसे ही क्वेश्चन को डील करना है। ऐसे ही हमें एक और कंसेप्ट हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बताता है, जिसे बोलते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे हमें बाद में पढ़ना है। तो अभी चलो इसी से हमने देख लिया, ऐसे इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट कैसे रोल करता है हाइपर कॉन्जुगेशन की, वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बनाने में, उसे भी देखेंगे। तो पहले इस चीज को नोट कर लो भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अगेन सेम क्वेश्चन है, विच इज मोर स्टेबल। बताओ भाई, विच इज मोर स्टेबल, ए बी सी। बताओ भाई ए बी सी में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। तो देख सकते हैं इस कार्बन पे, इस कार्बोकैटायन पे ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इस कार्बोकैटायन पे ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इस कार्बोकैटायन में सिर्फ ये अल्फा कार्बन। तो देख सकते हैं ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड यहां बना चुका है, तो 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ऐसे ये कार्बन 1 बॉन्ड यहां बना चुका है, तो 3 हाइड्रोजन होंगे। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो भाई वैलेंसी डाल के चेक कर लेना कितने अल्फा हाइड्रोजन है। कभी भी गलती मत ना करना, जिन भाइयों को नया नया जो नए नए ऐसे स्ट्रक्चर डील करने नहीं आते, तो जरूर वैलेंसी को पहले कंप्लीट करें फिर आंसर दें। और जिन भाइयों को अच्छी तरह आता है तो वो इन शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक में बता दिया, बाकी सभी में देखना कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। 2 यहाँ कार्बन ने बना चुके, मतलब 2 हाइड्रोजन के साथ होंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ होंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ होंगे, मतलब 4 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो भाई आप चेक कर लेना, मैं इन शॉर्ट करवा रहा हूँ, आपको बता दिया कैसे चेक करते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। अगर नहीं आते समझ में मेरे को कमेंट करके बताना, मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे अल्फा कार्बन 1 है, तो यहाँ पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो भाइयों मैंने क्या बोला, जिसमें जितने ज्यादा अल्फा का हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो किसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड, देन इसमें देन इसमें। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर ए देन बी देन सी। क्लियर है भाई, ए देन बी देन सी। ऐसे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारी ये बात बिल्कुल जहन में डल जाएगी। आ जाओ भाई, एक क्वेश्चन ये है, और
एक क्वेश्चन आखिरी ये है। तो बताओ भाई ए, बी और सी में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? तो भाई मैं करने जा रहा हूं, वीडियो को पॉज करना और खुद ईमानदारी से करना, ठीक है भाई। तो ए में देखो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इसमें देखो ये अल्फा कार्बन, इसमें ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। तो आ जाओ भाई, देखो यहाँ 3 हाइड्रोजन होंगे, तो यहाँ पे आ जाओ। पहले सबसे पहली बात है, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना चुका, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना चुका, 1 2 3 4, तो इस पर 0 अल्फा हाइड्रोजन और इस पे 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? 2 अल्फा हाइड्रोजन। इस कार्बन को देख लो, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना सका, तो 1 अल्फा हाइड्रोजन होगा या नहीं होगा? इस कार्बन पे आ जाओ, 3 2 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन। कौन सबसे ज्यादा स्टेबल? अल्फा हाइड्रोजन। किसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे? किसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे? किसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे? बताओ भाई, किसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है? 5 अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगी? सी देन बी देन ए, सी देन बी देन ए। क्यों भाई? जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितने कम ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने कम स्टेबिलिटी। सी देन ए देन बी, 5 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो 5 अल्फा हाइड्रोजन वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, देन 2 अल्फा हाइड्रोजन वाला, 2 हाइपरकन जैसे वहां 1 हाइपरकन, कौन सा ज्यादा स्टेबल हुआ? ये हुआ ना, देन ए देन बी। ठीक है भाई, ये है था हमारे स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्लियर है भाई? आ जाओ, नोट कर लिया? मिटाने जा रहा हूं मैं। ऐसी एक क्वेश्चन और का जवाब दो। ए बताओ भाई, इन सभी में से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा? ए, बी, सी और डी में? जल्दी बताओ, वीडियो को पॉज करो और आंसर बताओ। वीडियो को पॉज करो और आंसर बताओ। चलो भाई, मैं करने जा रहा हूं। देखो ये कार्बोकैटायन, तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बोकैटायन, तो ये एक अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बोकैटायन सिर्फ ये अल्फा कार्बन। तो आ जाओ भाई, देखो अल्फा हाइड्रोजन चेक करने, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल कितने होंगे? 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। जिन भाइयों को दिक्कत आ रही है बैलेंसिंग करके देख लेना। इस अल्फा का 2 1, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, देखो भाइयों इस कार्बोकैटायन पे 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, तो 3 2 5 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन। भाइयों ये याद रखना, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इस कार्बोकैटायन पे 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो 1 अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा कार्बोकैटायन और 3 वैलेंसी फुल है, 1 बची है, 1 हाइड्रोजन से होगी। ठीक है भाई, इस कार्बोकैटायन पे आ जाओ, कौन कौन से अल्फा कार्बन होंगे? एक ये होगा, एक ये होगा, 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो बताओ भाई स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी? जिस पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। 6 अल्फा हाइड्रोजन वाला ज्यादा होगा, मतलब ए तो सबसे ज्यादा होगा। फिर इसके बाद में देखो कौन होगा? डी होगा, फिर देखो बी होगा, देन सी होगा। तो ये हमारी स्टेबिलिटी ऑर्डर आ चुकी है भाइयों, नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है भाई, तो भाइयों कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्वॉल्व होता है जिसको हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कई लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से क्वेश्चन हमारे बहुत सारे छूट जाते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है अगर इस चीज़ को नहीं समझेंगे। तो कार्बोकैटायन ब्रिज हाइड्रोकार्बन जैसे कार्बोकैटायन जो होते हैं उनको हमें कैसे स्टेबिलिटी ऑर्डर को जज करना है, उन सभी चीज को देखना है। तो ब्रिज हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, ब्रिज्ड साइक्लिक कौन से होती है, वो चीज हमें देखने के लिए पहले हमें हाइड्रोकार्बन की कुछ सब डिविजन के बारे में देख लेते हैं, जिसकी वजह से हमें ब्रिज्ड साइक्लिक रिंग के बीच में डिफरेंस पता चल जाएगा कि भाई ब्रिज साइक्लिक रिंग है क्या। तो आ जाओ, ब्रिज्ड साइक्लिक रिंग 2 तरीके की होती हैं, एक होती है मोनोसाइक्लिक, एक होती है मोनोसाइक्लिक, एक होती है पॉलीसाइक्लिक। एक होती है मोनोसाइक्लिक, एक होती है पॉलीसाइक्लिक।
तो भाई ब्रिज हाइड्रोकार्बन दो तरीके होते हैं, एक होता है मोनोसाइक्लिक, एक होता है पॉलीसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक जिसमें एक सिंगल रिंग हो, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, तो ये सारी क्या है, मोनोसाइक्लिक है। तो मोनोसाइक्लिक तो बस इतने थे। अब आ जाओ पॉलीसाइक्लिक में, थोड़े पॉलीसाइक्लिक और ब्रिज साइक्लिक रिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, उस चीज को ध्यान देना जिसकी वजह से हमें पता लगे कि भाई डिफरेंस क्या है। इसलिए मेरे को आपको ये पढ़ाना थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा। थोड़ा सा है, रिकैप कर लेते हैं, आपको भी अच्छा रहेगा, हाइड्रोकार्बन थोड़ा बहुत आपको रिलेट हो जाएगा, जिन भाइयों को नहीं पता उनको और भी अच्छा लगेगा। तो पॉलीसाइक्लिक रिंग में, जिसमें मोनोसाइक्लिक जिसमें एक रिंग इन्वॉल्व हो, पॉलीसाइक्लिक में जिसमें एक से ज्यादा रिंग इन्वॉल्व हो, उसे बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक। पॉलीसाइक्लिक में भी दो टाइप के रिंग होते हैं, एक होती है फ्यूज साइक्लिक रिंग, फ्यूज्ड साइक्लिक रिंग जिसमें दो कार्बन कॉमन होते हैं। देखो भाइयों, एक रिंग ये रही, एक रिंग ये रही, दोनों रिंग दो कार्बन से कॉमनली अटैच्ड है, ऐसी है, ठीक है भाई। और ऐसे ही इनको तो बोलते हैं फ्यूज रिंग, जब दो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हो, दो कार्बन डायरेक्टली अटैच होते हैं, रिंग दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच होते हैं, तो उसे बोलते हैं फ्यूज साइक्लिक रिंग, जिसमें टू कार्बन आर कॉमन होते हैं, दो कार्बन कॉमन होते हैं। ऐसे ही जब वन कार्बन इज कॉमन हो, जब एक ही कार्बन कॉमन होते हैं, दो रिंग जब अटैच होती है तो एक कार्बन कॉमन आते हैं, एक रिंग ये रही, एक रिंग ये रही, उनको हम बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स। तो स्पाइरो कंपाउंड में क्या होते हैं, दो रिंग अटैच होती है एक कार्बन से, एक कार्बन कॉमन होता है, इसलिए उनको नाम क्या देते हैं, उनका अलग ही नाम होता है, जिनका नाम होता है स्पाइरो कंपाउंड्स। तो ऐसे ही हमें जैसे मोनोसाइक्लिक देखे, ऐसे पॉलीसाइक्लिक में दो देखे, फ्यूज साइक्लिक रिंग और स्पाइरो कंपाउंड्स। तो इन चीज का ऐसे ही हमारे पास ब्रिज साइक्लिक रिंग होते हैं। क्या, ब्रिज्ड, ऐसा कुछ दिखेगा, ब्रिज्ड साइक्लिक रिंग। जब दो कार्बन किसी एटम के थ्रू कंबाइन हो तो उसे बोलते हैं ब्रिज्ड साइक्लिक रिंग। क्लियर है भाई? जब दो कार्बन किसी एटम के थ्रू कंबाइन हो, किसी एटम के थ्रू कंबाइन है, तो वैसे सिस्टम को हम बोलते हैं ब्रिज्ड साइक्लिक रिंग। अगर ऐसा कुछ हो जाए, देखना भाइयों, ये दो कार्बन डायरेक्टली अटैच हो जाए तो ये तो इस रिंग में कैटेगरी में आ जाते हैं। साइक्लोब्यूटेन दो बन गए, साइक्लोब्यूटेन दो डायरेक्टली अटैच करके दो कार्बन डायरेक्टली फ्यूज हो जाए, डायरेक्टली अटैच हो जाए, दो रिंग डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है, तो ये फ्यूज कार्बन की कैटेगरी में आ जाएंगे, फ्यूज साइक्लिक रिंग में काउंट होंगे। और जब दो कार्बन एटम किसी एटम के थ्रू कंबाइन होते हैं उसे बोलते हैं ब्रिज्ड साइक्लिक रिंग। क्लियरिटी होगी कि भाई अब पता चल गया स्पाइरो कंपाउंड कौन से होते हैं, फ्यूज्ड साइक्लिक रिंग कौन से होती है, और ब्रिज्ड साइक्लिक रिंग कौन सी होती है। तो अब एग्जांपल देख लो ब्रिज्ड साइक्लिक रिंग के। हाइड्रोकार्बन से बस इतना सा छोटा हमें बस समझाना था कि आपको डिफरेंस पता कर पाए कि ब्रिज्ड साइक्लिक रिंग क्या होती है, कैसा डिफरेंस है स्पाइरो कंपाउंड और फ्यूज साइक्लिक रिंग से। ये सारी चीजें मेरे को आपको डिफरेंस बताना था बस, और कुछ नहीं था। नहीं तो मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकता था, पर वही बात है, कंसेप्ट क्लियर होंगे, कंफ्यूजन नहीं होगी तो हमारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से होंगे। ठीक है भाई? अगर दो कार्बन एटम ऐसे कंबाइन हो, अगर दो कार्बन एटम ऐसे कंबाइन हो, ये दो कार्बन एटम किसी एटम के थ्रू कंबाइन हो, एटम कुछ हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, एनीथिंग, तो इसको भी क्या बोलेंगे, ब्रिज्ड साइक्लिक रिंग बोल सकते हैं। ये तो एक एटम से कंबाइन, अगर दो एटम से कंबाइन हो, दिखाते हैं आपको, देखते हैं ना भाई, दो एटम से कंबाइन होंगे तो देखो एक से दो एटम लग गए भाई, इनको भी हम बोलेंगे ब्रिज्ड साइक्लिक रिंग। दो एटम से कंबाइन है तो उनको भी बोलेंगे ब्रिज साइक्लिक। पर ये होना चाहिए किसी एटम के थ्रू कॉम्बिनेशन होना चाहिए, किसी एटम के थ्रू कॉम्बिनेशन होगा तभी वो ब्रिज्ड साइक्लिक रिंग कहलाएगा। अब आ जाओ भाई रिप्रेजेंटेशन, कि हम 2D फिगर में ब्रिज साइक्लिक रिंग को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रिज्ड साइक्लिक रिंग पे आते हैं। ठीक है भाई? तो ब्रिज्ड साइक्लिक रिंग समझ में आ गया होगा क्या है, क्या डिफरेंस है। तो रिप्रेजेंटेशन पे आ जाओ, क्या पढ़ रहे हैं हम, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन किसी टाइप में भी आ सकता है, तो हमें सब चीज के लिए रेडी रहना होगा। ठीक है भाई? तो आ जाओ,
ठीक है भाई। तो नंबरिंग कर दो सभी की पहले, 1 2 3 4 5 6 और इसे मान लो 7, इसे मान लो 7। तो मतलब 6 कार्बन की रिंग बन रही है और 7वें कार्बन एटम से जुड़ रहा है, तो इसको रिप्रेजेंटेशन 6 कार्बन की रिंग बना दो, बन गई। और एक किसी एटम के थ्रू पहले नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है भाई। तो हमने क्या देखा, पहला और चौथा कार्बन किसी एटम के थ्रू कंबाइन है, तो पहला और चौथा कार्बन कौन सा है, पहला और चौथा ये है, तो किसी एटम के थ्रू दिखा दो, है भाई, तो इसे बोलते हैं रिप्रेजेंट। मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसे रिप्रेजेंट होके आएगा, तो भाई कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन यही है, ये भी ब्रिज साइक्लिंग रिंग है, ये भी ब्रिज साइक्लिंग है, पर डिफरेंस पता होना चाहिए, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, किस सिचुएशन को कैसे भी हैंडल करना पड़ जाए, वो चीज हमें पहले ही रेडी रखना पड़ेगा। तो भाई वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हमें तो क्या गम है, ठीक है भाई। तो आज एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन बताओ भाई, इसका रिप्रेजेंटेशन बताओ, ठीक है भाई। 2 कार्बन से अटैच्ड है, 2 एटम से जुड़ो, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की रिंग है, और इसे 7 मान लो, इसे 8 मान लो, तो भाई रिप्रेजेंटेशन के लिए बना दो भाई, 6 कार्बन की रिंग बनाओ, हमने बना दी 6 कार्बन की रिंग, ठीक है भाई। नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6, तो भाई 6 कार्बन की रिंग, पहला और चौथा कार्बन किसी 2 एटम से कंबाइन है, तो पहला, एक मिनट, अभी आपका स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, तो देख सकते हैं, नंबरिंग कर दो, एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक का नाम क्या है 7, एक का नाम है 8, तो ये हमारे रिप्रेजेंटेशन हो गया ब्रिज साइक्लिक रिंग का, ठीक है भाई। तो रिप्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस ब्रिज साइक्लिक रिंग को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको बनाना सिखा दिया, सही रिप्रेजेंटेशन, अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस कैसे, कार्बन को काउंट करो, 7 एक कार्बन से, तो एक कार्बन से दिखा दो कौन कौन सा कार्बन हो रहा है, पहला और चौथा हो रहा है, तो भाई एक एटम से कंबाइन है, तो एक एटम से दिखा दिया। नंबरिंग करना मत भूलना, नंबरिंग से दिक्कत नहीं होगी, आपको ये पता चलेगा बाहर वाली रिंग कौन सी है और एटम कौन से हैं, ये क्लियरिटी हो जाएगी। तो भाई ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन में अब कोई दिक्कत नहीं है, रिप्रेजेंटेशन में अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, अब चल रहे भाइयों कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में इसका रोल क्या है। तो इससे पहले एक छोटी चीज और देख लो, जिसकी वजह से हमारे बिल्कुल बेसिक्स तैयार हो जाए कि हमें कोई हिला ना सके। तो आ जाओ, नोटेशन ऑफ ब्रिज साइक्लिक रिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, नोटेशन ऑफ ब्रिज्ड साइक्लिक रिंग, कुछ नाम है फेमस, उनको देखना है, ब्रिज्ड साइक्लिक रिंग। तो नोटेशन क्या है ब्रिज साइक्लिक रिंग का, उसे हमें देखना है, जिसकी वजह से हमें फील आए भाई ब्रिज साइक्लिक रिंग पड़ी है, इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आ जाओ भाई देखो, तो ये हमारी ब्रिज साइक्लिक रिंग है, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये जो कार्बन होते हैं, जो कार्बन किसी एटम के थ्रू कंबाइन होते हैं, उन कार्बन की बोल रहा हूं मैं, जो कार्बन होते हैं किसी एटम के थ्रू कंबाइन होते हैं, उनको बोलते हैं ब्रिज्ड हेड। क्या बोलते हैं भाइयों, ब्रिज्ड हेड। क्या बोलते हैं, जो कार्बन किसी एटम के थ्रू कंबाइन होते हैं उनको बोलते हैं ब्रिज्ड हेड, जो कार्बन है। और जो ब्रिजिंग एटम होता है, जो एटम होता है जिसके थ्रू कॉम्बिनेशन होता है, उसको बोलते हैं ब्रिजिंग एटम। क्या बोलते हैं भाई, ब्रिजिंग एटम। तो भाई इस चीज का याद रखना, ब्रिज हेड क्या होता है, ब्रिज्ड कार्बन क्या होता है, ब्रिज हेड क्या होता है, ब्रिजिंग एटम कौन से होते हैं। तो ऐसे ही इसमें बताओ भाई, कौन ब्रिज्ड हेड, कौन सा ब्रिजिंग एटम, बताना भाई, कौन सा ब्रिज्ड हेड, कौन सा ब्रिजिंग एटम। तो देखो भाई, ये ब्रिज्ड हेड है, ब्रिज्ड हेड, और ये दोनों ब्रिज्ड कार्बन एटम है ही नहीं है, ब्रिज्ड एटम, सॉरी ब्रिजिंग एटम। तो भाई ये चीज का पता होना चाहिए, ब्रिज्ड हेड कौन सा होता है, ब्रिजिंग एटम कौन सा होता है। क्लियर है भाइयों। तो अब आ जाओ, अब चल रहे हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे क्या रोल देता है, कैसे क्या है।
तो इससे पहले इसके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में इन सब चीज़ों को पता होना चाहिए कि हम स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकें, उनको अच्छी तरह जज कर सकें। तो इससे इसको समझना जरूरी है। तो देखो भाइयों, तो हम क्या सिर्फ ब्रिज्ड हेड के ऊपर चल रहे हैं अभी। किसके ऊपर? ब्रिज्ड हेड के ऊपर। तो भैया जो ब्रिज्ड हेड है, तो ब्रिज्ड हेड वाले जो कार्बन हैं वो हमेशा कार्बन कैसे होते हैं? sp3 होते हैं। कार्बन कैसे होते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं ऑलवेज। तो इसका याद रखना, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑलवेज, हमेशा हर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। तो भाई इस चीज का याद रखना, ब्रिज्ड हेड वाले जो कार्बन एटम होते हैं वो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। क्लियर है भाई? इस चीज का ध्यान रखना। ये कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, नॉट पॉसिबल। कभी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल ही नहीं होगी। हमने कैसे भी करके एटम को बना तो दिया स्ट्रक्चर, और वो उसमें दिखा भी दिया हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो वो स्ट्रक्चर कभी भी पॉसिबल ही नहीं होगा। इम्पॉसिबल होगा वो स्ट्रक्चर फॉर्म होना। होगा किसी न किसी कंडीशन में, हमें देखना है, पर उस चीज को अभी ध्यान रखना। क्या है? क्यों इसके कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, क्यों sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं होते? तो हमें तो पता है भाई, हमने अभी पिछले लेक्चर में देखा है, पिछले लेक्चर में, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री एंगल, 120 डिग्री एंगल। और इस ब्रिज्ड हेड पर 120 डिग्री एंगल बनाना इम्पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन। रीजन क्या है? ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन। हाई एंगल स्ट्रेन की वजह से ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज तो होता है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होता, और इसका एंगल 120 डिग्री मेंटेन नहीं हो पाता। इसका एंगल 120 डिग्री मेंटेन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि यहाँ पर एंगल स्ट्रेन इतना हाई होता है कि 120 डिग्री मेंटेन ही नहीं हो पाता, और इसी वजह से जो कार्बन होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही रह जाता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही रह जाता है। तो ब्रिज्ड हेड पर कभी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। इस चीज का याद रखना। कभी भी कार्बोकेटाइन यहां दिखा दे, और कार्बोकेटाइन क्या होता है भाइयों? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता ही नहीं होता, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है तो कार्बोकेटाइन क्या होगा? अनस्टेबल होगा, बहुत ही अनस्टेबल, इतना अनस्टेबल होगा कि स्ट्रक्चर ही नहीं फॉर्म होगा। तो इस चीज का याद रखना। अभी क्वेश्चन करते हैं, तो एक चीज याद रखना भाइयों कि ब्रिज्ड हेड कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। क्यों नहीं हो सकता? उसका पीछे एंगल बता दिया, sp2 एंगल 120 डिग्री होता है, और हाई एंगल स्ट्रेन की वजह से यहाँ पे 120 डिग्री मेंटेन ही नहीं हो पाता। क्लियर है? अब आ जाओ इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे कैसे रोल कर रहा है। तो आपको पता चल गया ब्रिज्ड हेड क्या होता है, ब्रिजिंग एटम क्या होते हैं। ब्रिज्ड हेड पर sp3 हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, पर sp2 पॉसिबल नहीं है। तो इस पे हम अल्कीन से भी बेस्ड, रेजोनेंस से बेस्ड, हर किसी बेस्ड पे क्वेश्चन करेंगे। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपके पिछले से पिछले कंसेप्ट को उठाएंगे और इस पे लागू कराएंगे कि आपके सारे कंसेप्ट यहाँ के क्लियर हो जाएगी। ब्रिज्ड साइकिल रिंग पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको टेंशन लेने वाली बात ना हो। तो आ जाओ भाई, तो देखो ठीक है भाई, तो बताओ कि ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है या नहीं है। तो देख सकते हैं डबल बॉन्ड बना है, और डबल बॉन्ड बनता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है नहीं होती? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है नहीं होती? यहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी मैंने क्या बोला? ब्रिज्ड हेड पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है भाई? क्यों? हाईली अनस्टेबल एल्किन कहलाएगा, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा? हाईली अनस्टेबल एल्किन ये फॉर्म ही नहीं होगा। तो इस चीज का याद रखना, इस चीज का याद रखना। ठीक है भाई? तो आ जाओ भाई, क्वेश्चन है क्या रेजोनेंस अक्कर होगा या नहीं होगा? इस चीज पे आना, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा इस चीज को बताना भाइयों। ठीक है? तो हम सारे कंसेप्ट के एक साथ डील कर रहे हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है भाई? तो बताओ भाई, यहां रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? तो देख सकते हैं नेगेटिव सिग्मा पाई, या इसे बोल सकते हैं पाई सिग्मा नेगेटिव। कॉन्जुगेशन है,
कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल कॉन्जुगेशन है, और कॉन्जुगेशन होती है तो वहां पर रेजोनेंस हो सकता है, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन उतारेगा, ये चढ़ा लेगा, तो कुछ ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा भाइयों। देखो है ना, तो यहां डबल बॉन्ड आएगा और यहां O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो क्या ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है? क्या ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है? क्या ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है? तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल था, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल था। क्यों? जब तक कार्बोएनायन अपने इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर में ट्रांसफर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कहते, तो कार्बोकेटाइन क्या था? sp3 हाइब्रिडाइज। और जैसे इसने ट्रांसफर कर, इसको इसकी हाइब्रिडाइजेशन में चेंजमेंट आ गई, sp2 होगी। और मैंने क्या बताया कि ब्रिज्ड हेड पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है भाइयों, तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, तो नो रेजोनेंस, ऐसा बोल सकते हैं साफ सीधी, नो रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस नहीं होगा। क्लियर है भाई? कोई रेजोनेंस नहीं होगा। तो ऐसे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पाओ, फर्क बस इतना है, देखो यहां नाइट्रोजन आ गया, यहां डबल बॉन्ड हो, तो भाई यहां रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? वही सेम क्वेश्चन, रेजोनेंस अक्कर या नहीं? तो देख सकते हैं नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, तो लोन पेयर है, तो ये सिचुएशन बन रही है पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, ये कॉन्जुगेशन है। सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि किस किस जगह को कॉन्जुगेशन है, किस किस जगह रेजोनेंस होगी या नहीं होगी, कंडीशन सारी बता दी। जिन भाइयों को अभी भी दिक्कत आ रही हो तो प्लीज जाके पहली वीडियो को GOC#1 या रेजोनेंस 01 को सर्च मारे और आपके पास रेजोनेंस का पहला लेक्चर आ जाएगा, और उसको जरूर देखें अगर जिन भाइयों को दिक्कत आ रही हो, और जिनको नहीं आ रही हो तो चल ही रहा है काम। तो भाई नाइट्रोजन के लोन पेयर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इसके लोन पर पार्टिसिपेट करें, ये यहाँ, और अभी मैंने क्या बताया, ये पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, और डबल बॉन्ड बनते ही नाइट्रोजन अभी जब पार्टिसिपेट नहीं करवाया था लोन पे, तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या थी, sp3, और जैसे इसके लोन पर पार्टिसिपेट हो जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगी, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हमने पीछे कंसेप्ट पढ़ चुका है नाइट्रोजन के लोन पेयर पे क्या इफेक्ट पड़ता है रेजोनेंस का, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे, तो भाई सारे कंसेप्ट क्लियर कर चुका है यहाँ पर बस आपका कंसेप्ट का वापस रिवीजन चल रहा है, तो क्लियर करना भाइयों। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, और sp2 हाइब्रिडेशन यहाँ पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर रेजोनेंस होगा ही नहीं, तो इस चीज का याद रखना। ठीक है भाई, अब आ जाओ, ठीक है भाई, आ जाओ भाई, देखो भाई ये इंपॉर्टेंट है। अब अपने हाइपर कंजुगेशन के बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन के बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, हाउ मच हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर अक्कर। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहां पर हाइपर कंजुगेशन कितना होगा, कार्बोकेटाइन के कौन सा सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन भी हो सकता है, मतलब इतना याद रखना है हाइपर कंजुगेशन कितने होंगे, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे। तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बताने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, अल्फा कार्बन। तो देख सकते हैं इस पॉजिटिव चार्ज के बगल में ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, और कोई तो नहीं है, और अल्फा कार्बन है तो थर्ड कंडीशन क्या थी, अल्फा कार्बन है तो अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो इस कार्बन के पास भी 3 बॉन्ड बनाने के बाद एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, और इस कार्बन 2 बॉन्ड बनाए तो 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। पर भाइयों जैसा कि मैंने बताया था हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए। तो अगर ये ट्रांसफर हुआ तो ये हाइड्रोजन का बॉन्ड हटेगा, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड हटेगा, और यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनते ही ब्रिज्ड हेड पे डबल बॉन्ड कभी पॉसिबल नहीं है, क्यों, यहाँ पे क्या आ जाएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये जो हाइड्रोजन एटम है इसको अल्फा हाइड्रोजन में काउंट नहीं करेंगे, इसको अल्फा हाइड्रोजन में काउंट नहीं करेंगे। तो ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये जो हाइड्रोजन एटम है, उस हाइड्रोजन एटम का नाम रखा गया इनएक्टिव हाइड्रोजन एटम, इनएक्टिव अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है भाई, क्यों इनएक्टिव हाइड्रोजन, क्योंकि ये हाइपर कंजुगेशन में अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही नहीं कर सकता, इस चीज का याद रखना भाइयों।
जो ब्रिज हेड पे होगा हाइड्रोजन उसको हम अल्फा हाइड्रोजन में काउंट नहीं करेंगे, इस चीज का याद रखना। ठीक है भाई, इस चीज पे आ जाओ। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ब्रिज हेड पे नहीं है तो इसके कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, क्वेश्चन पूछे तो भाई कितने, हाउ मच अल्फा हाइड्रोजन इज हियर, तो क्वेश्चन आएगा 2 अल्फा हाइड्रोजन, 1 2, तो कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ से कोई रेजोनेंस नहीं होगा, हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, तो इस चीज का याद रखना भाई। ठीक है, क्यों नहीं होगा, इस चीज का रीजन बता दिया क्यों। ये अपने इलेक्ट्रॉन जैसे ट्रांसफर करेगा डबल बॉन्ड आएगा और डबल बॉन्ड बनते ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी और जिसकी वजह से बहुत ही दिक्कत आएगी। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ब्रिज हेड पर पॉसिबल नहीं है भाइयों, इस चीज का याद रखना। क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो आ जाओ भाई। ये बताओ कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे जब कार्बोकेटाइन यहां पर है। तो चलो भाई जल्दी बताओ कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो देख सकते हैं कार्बोकेटाइन के पड़ोसी अल्फा कार्बन ये और ये होगा, ये और ये होगा। और मैंने क्या बताया भाइयों, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो देख सकते हैं इसके जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे, इसके जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे और इसके जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो देख सकते हैं भाइयों ये अल्फा हाइड्रोजन अगर यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसके जो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो हाइपर कॉन्जुगेट, मतलब ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड बनेगा और डबल बॉन्ड बनते ही यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2 हो जाएगी। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होंगे। सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, इनएक्टिव अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो भाइयों यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ही नहीं। रीजन आपको क्लियर हो चुका है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस चीज का याद रखना, ब्रिज हेड पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखना। एक अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें बताना भाइयों हाइपर कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा। देखो भाइयों यह हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा या फिर ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, बताओ भाई। यह हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा या ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। क्वेश्चन ये, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को जज करने के लिए हमें अल्फा हाइड्रोजन देखने पड़ेंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो भाई देखो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, अभी देखा हमने अल्फा कार्बन ये होंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2 हो जाएगी और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से यहाँ पर कभी पॉसिबल ही नहीं, ऑब्वियस ही बात है। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे सभी के सभी क्या है, ऑल आर इनएक्टिव अल्फा हाइड्रोजन, सभी के सभी कैसे हैं, इनएक्टिव अल्फा हाइड्रोजन। सो नो हाइपर कॉन्जुगेशन, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन ही नहीं हो रहा तो स्टेबल क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो देख सकते हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो देख सकते हैं यहाँ पे भी तो यही सिचुएशन बन रही है। तो सभी के सभी क्या होंगे, इनएक्टिव अल्फा हाइड्रोजन, क्यों, सभी के सभी यहाँ डोनेट कर इसको ब्रिज हेड पे ही डबल बॉन्ड बनाएंगे और डबल बॉन्ड बनते ही sp2 बनेगा। तो भाइयों यहाँ पर sp2 बनते ही यहाँ पर कॉन्जुगेशन होगा ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन सारे के सारे इनएक्टिव होंगे, जिसकी वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ही नहीं, जिसकी वजह से हाइपर कंजुगेशन होगा ही नहीं। पर भाइयों यहाँ पर होगा हाइपर कंजुगेशन, पर भाइयों यहाँ पर होगा हाइपर कंजुगेशन। क्यों होगा, जितने ज्यादा ब्रिजिंग एटम होंगे, जितने ज्यादा ब्रिजिंग एटम होंगे, देखो भाइयों ब्रिजिंग एटम यहाँ पे एक था तो इसके स्ट्रक्चर बिल्कुल झुका हुआ था, ब्रिजिंग एटम यहाँ पे 2 आ गए तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई, और जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे ही डबल बॉन्ड आने की कोशिश करेगा तो डबल बॉन्ड को 120 डिग्री चाहिए, और ये ज्यादा फ्लेक्सिबल कंपाउंड है, फ्लेक्सिबल रिंग ज्यादा है, और फ्लेक्सिबिलिटीज जहां मिल जाती है वहां पे 120 डिग्री मेंटेन हो जाता है।
120 डिग्री हम वहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। तो एक चीज़ याद रखना, जैसे जैसे नंबर ऑफ रिंग बढ़ती गई वैसे वैसे फ्लेक्सिबिलिटीज़ क्या होगी, बढ़ती जाएगी। या आप बोल सकते हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम, ब्रिजिंग एटम बढ़ते गए वैसे वैसे फ्लेक्सिबिलिटीज़ क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी और 120 डिग्री क्या हो जाएगा, मेंटेन होता जाएगा। मतलब उसका जो बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री के करीब आता होगा और वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो सकती है। तो ए और बी में कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है सभी में और सभी के सभी sp2 हाइब्रिडाइजेशन बना सकते हैं यहाँ पर। क्यों, रिंग ब्रिजिंग एटम बढ़े, फ्लेक्सिबिलिटीज बढ़ी, 120 डिग्री मेंटेन हो सकता है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगी, बी ज्यादा स्टेबल है ए से। तो इस चीज का याद रखना भाई, हो ब्रीजिंग एटम बढ़ेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रिंग बढ़ेगी और 120 डिग्री मेंटेन हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि 120 डिग्री यहाँ पर मेंटेन होने लग जाएगा क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटीज इंक्रीज होती जाएगी। तो इस चीज का याद रखना भाइयों। तो यहाँ पे ए और बी में कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, बी ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू ए। तो ठीक है भाइयों, ऐसे ही इस चीज को नोट कर लो भाइयों, पहले इस चीज को नोट कर लो, इस चीज को नोट कर लो, इस चीज को नोट कर लो। ठीक है भाइयों, नोट कर लो। नोट कर लिया होगा भाइयों, मैं बिठाने जा रहा हूं। देखो भाई, अब हम यहां पे क्लियर हो गई ब्रिज साइकिल रिंग की सभी कहानी को हमने क्लियर कर दिया है। अब आगे चलते हैं, अपने नेक्स्ट कंपाउंड में देखेंगे हाइपर कंजुगेशन होगा तो कितने हाइपर कंजुगेशन होंगे और उनकी स्टेबिलिटी के ऊपर बात चलने वाली है। तो हमने देख लिया कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में, देख लिया ये ब्रिज साइकिल रिंग का बहुत ही बड़ा फैक्टर देख लिया। अब चलते हैं हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल तो भाइयों हमने कल पहले लेक्चर हाइपर कंजुगेशन में सब देख लिया कि हाइपर कंजुगेशन में फ्री रेडिकल हाइपर कंजुगेशन देगा या नहीं देगा। तो यहाँ पे ये देखेंगे हाइपर कंजुगेशन की स्टेबिलिटी पे देखेंगे। तो इतना तो याद रखना, जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। मतलब साफ सीधी ये बोल सकते हैं मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबिलिटी, खत्म कहानी। ठीक है, तो आज देखते हैं फ्री रेडिकल में। कल हमने इस चीज को डिस्कस कर लिया तो ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कार्बोकैटायन का ही सबसे ज्यादा फंडा था, ब्रिज साइकिल रिंग का फंडा देख लिया तो सब कुछ क्लियर हो गया। तो देख सकते हैं CCH H फ्री रेडिकल H। तो भाइयों फ्री रेडिकल क्या होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इस पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको बोल सकते हैं ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो 7 इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो हाइड्रोजन जो सिग्मा अल्फा कार्बन ये होगा ही नहीं होगा, और अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है भैया, बिल्कुल है। और अल्फा हाइड्रोजन मैंने क्या बताया, ये भी कार्बन फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करना चाहते हैं और स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो भैया यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होते हैं, यहाँ पे होता है होमोलिसिस। होमोलिसिस क्या होता है, किसी भी सेम एटम के बीच में लड़ाई होती है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में लड़ाई होगी तो दोनों ही सेम पावर के हैं, तो दोनों ही एक एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएंगे और क्या बना देंगे, फ्री रेडिकल बना देंगे। ठीक है भाई, तो ऐसे यहाँ पे होमोलिसिस होगी, ये तो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। देखना भाइयों, आपको क्लियर भी होगी ये बात, पर मैं एक बार करके दिखा दे रहा हूं कि आपको दिक्कत ना आए। तो ये हाइपर H के ऊपर फ्री रेडिकल आएंगे और ये फ्री रेडिकल जब एक साथ कंबाइन होंगे, दोनों सेम हेडेड एरो, तो ये दोनों मिलके एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे और बॉन्ड फॉर्म जैसे होगा और वैसे ही हमारा अल्कीन तैयार हो जाएगा और हमारा फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बारी बारी से जैसे मैंने यहाँ करके दिखाए ऐसे यहाँ पे टूटेगा, ये अपने फ्री रेडिकल फिर ऐसे दोनों सेम हेडेड एरो करके ऐसे बना देगा। तो ऐसे बनाने टाइम ऐसे सभी बना लेना भाइयों, आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो मेरे को बता देना। ठीक है भाई, ठीक है। तो देखो भाइयों, ऐसे ये तीनों बारी से हमें इन शॉर्ट ही करके दिखाना है, ज्यादा आपसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए नहीं पूछेगा, बस आपको कंसेप्ट बता रहा हूं। तो साफ सीधी ऐसे करेंगे हम, ये इलेक्ट्रॉन यहां उतरेंगे, फ्री रेडिकल इसके पास। ठीक है भाई, HCH डबल बॉन्ड CHH और ये H के ऊपर फ्री रेडिकल, ऐसे ही यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे ही यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा। इस वाले हाइड्रोजन ने दिए, अब ये वाला हाइड्रोजन देगा,
CH और H के पास फ्री रेडिकल रह जाएगा, डबल बॉन्ड CH H। ऐसे ये वाला हाइड्रोजन, अब तीसरे वाले हाइड्रोजन की बारी आई, तीनों बारी बारी से देंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स और इस H के ऊपर फ्री रेडिकल। और मैंने अभी बताया था कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। खत्म कहानी, इस चीज़ का याद रखना। ऐसे ही बनेंगे, आपको मैंने बता दिया होमोलिसिस के थ्रू बॉन्ड का फ्यूजन होता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कार्बन फ्री रेडिकल के होमोलिसिस के थ्रू ही होगा। ठीक है भाई, आ जाओ भाई, अब आ जाओ इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई होगा कैसे क्वेश्चन, कैसे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पे जजमेंट होगी, इस चीज़ का देख लेते हैं। तो पहले आ जाओ भाई, देखो CH3 CH2 फ्री रेडिकल, CH3 CH CH3 के ऊपर फ्री रेडिकल, CH3 C CH3 CH3 के ऊपर फ्री रेडिकल। अब बताओ A B और C में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? तो देख सकते हैं भाई, अल्फा स्टेबल बताने के लिए अल्फा कार्बन देखने, अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो ये अल्फा हाइड्रोजन के अल्फा कार्बन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 2 अल्फा कार्बन और दोनों अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 3 अल्फा कार्बन और 9 अल्फा हाइड्रोजन, और जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो C देन B देन A, ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। तो हमने देखा भी होगा, ये 1 डिग्री होता है, ये 2 डिग्री होता है और 3 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमने स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल भी देख ली, क्या होती है 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, हाँ है ना। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या होती है, 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। आपको मैंने करके दिखा दिया, यही होते हैं ना भाइयों, और यहाँ इसने प्रूव भी कर दिया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक ये है, एक ये है। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ भाइयों, कौन सा ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा A B और C में से? A B और C में से कौन सबसे स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल होगा? A B और C में से कौन सबसे स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल होगा? कौन सबसे स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल होगा? ठीक है भाइयों, ठीक है भाइयों, देखो A B और C में से ये फ्री रेडिकल है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये फ्री रेडिकल है, ये अल्फा, ये अल्फा, ये फ्री रेडिकल, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। तो देखो भाई 2 2 4 अल्फा हाइड्रोजन होंगे इसके पास, चेक कर लेना वैलेंसी के थ्रू। इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, इसके पास 3 3 6 और 7 8 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, आया ना भाइयों। तो कौन सबसे स्टेबल? जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? C देन B देन A। ऑर्डर क्या हो जाएगा? C देन B देन A। तो अल्फा है स्टेबिलिटी देख ली फ्री रेडिकल में, फ्री रेडिकल में देख ली। अब आखिरी कंसेप्ट में चलते हैं अल्कीन में। भाइयों अल्कीन का हम सिर्फ आपको हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखा देंगे और 1-2 क्वेश्चन करवा देंगे, और फिर हम अल्कीन के अंदर डेप्थ लेक्चर लेके आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्कीन को बिल्कुल अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी देख लो अल्कीन के अंदर हाइपर कंजुगेशन होता क्या है, कैसे है, तो इस चीज़ को आज यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ना बताकर डायरेक्टली आपको क्वेश्चन करवाएंगे और इन डेप्थ हाइपर कंजुगेशन देखेंगे अल्कीन के अंदर। भाइयों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कार्बन फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइन के अंदर देखा, ऐसे ही हमें देखना पड़ेगा अल्कीन के अंदर भाइयों। ठीक है, तो आ जाओ अल्कीन के अंदर, अल्कीन के अंदर देखेंगे हाइपर कंजुगेशन। तो आ जाओ देखो भाई, जैसे अल्कीन देख लिया हमने, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको ऐसे लिख दूं CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है भाई, और ये H, ये H, ये H। तो मैंने अभी क्या बताया, ये सभी स्टेबल हाइपर कॉन्जुगेशन है। ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन क्या करते हैं, तीनों बारी बारी से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो H C H डबल बॉन्ड C, और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन चढ़ जाएंगे इसके ऊपर, CH2 के ऊपर नेगेटिव। क्लियर है भाई, ऐसे ये वाला चलेगा। नेक्स्ट वाला, तो ये इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, इस पर पॉजिटिव चार्ज,
इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अब ये वाला करेगा, देखना भाइयों, CH डबल बॉन्ड C, CH2 के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ऐसे ये आखिरी होगा, HCH, H के ऊपर पॉजिटिव, डबल बॉन्ड C, CH2 के ऊपर नेगेटिव। तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बने या नहीं बने? 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन गए भाइयों। तो इस चीज का ध्यान रखना, 3 अल्फा हाइड्रोजन 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर अल्कीन में भी बनेंगे। अब आ जाओ 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के ऊपर, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के ऊपर आ जाओ। देखो भाइयों, तो हाइपर कॉन्जुगेशन, वो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाने सीख लिया हाइपर अल्कीन के अंदर, कुछ ज्यादा हार्ड काम नहीं था, इजी काम था। अब आ जाओ देख लो स्टेबिलिटी अल्कीन के ऊपर, स्टेबिलिटी देख लो अल्कीन के ऊपर। बताओ भाई इन सभी में से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा? मिथाइल मिथाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड C, CH3, CH3, H, CH3, C डबल बॉन्ड C, CH3, CH3, H, H। एक आखिरी देख लेते हैं, C डबल बॉन्ड C, H, 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 H। A, B और C और D में कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल अल्कीन होगी? A, B और C और D में कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल अल्कीन होगी? तो यहाँ हाइपर कंजुगेशन की हेल्प से, मैंने पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि हाइपर कंजुगेशन की हेल्प से हम स्टेबिलिटी बता सकते हैं अल्कीन की। तो देखो भाई, A में 3 3 6 3 3 9, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा, तो सभी पे 3 3 हाइड्रोजन, तो 12 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे 3 3 6 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे 9 अल्फा, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? A देन B देन C देन D, तो A ज़्यादा देन B ज़्यादा देन C ज़्यादा देन D ज़्यादा। तो भाइयों ये हमारी स्टेबिलिटी ऑर्डर था अल्कीन के अंदर, हमने देख लिया स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन पे डेप्थ क्वेश्चन और कैसे क्या होगा, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। आज तो बस अल्कीन की हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखना था। अगर जिन भाइयों को मेरा ये लेक्चर बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिसकी वजह से मेरी अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और टाटा, सी यू, बाय बाय और कीप लर्निंग। क्लियर है भाई?